हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द लेक्चर्स टू। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियसली हम लोग पीएमसी मीटर के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से पीएमसी मीटर हमारी एवरेज वैल्यू मेज़र करता है और किस तरह से वो एसी पे जब वर्क हम उससे कराते हैं तो वो ऑसिलेटरी मोशन करके कुछ भी हमारी जो वैल्यू है सस्टेन्ड वैल्यू के रूप में फॉर्म करता है। एंड अगेन वी से दैट कि पीएमसी मीटर को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो टॉर्क टू वेट रेशो बहुत ही हाई होता है, जिस कारण की उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। एंड हम लोग बात किया था कि किस तरह से उसके ना हम बात कर रहे थे कंट्रोलिंग फोर्स और उसके डैम्पिंग फोर्स के बारे में। तो हम कह रहे थे कि जो उसका कंट्रोलिंग फोर्स है उसको हम करने के लिए हमने दो हेयर स्प्रिंग्स लगाए थे और उसके डैम्पिंग फोर्स के लिए हमने एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से हम उस पर्टिकुलर पीएमसी मीटर के अंदर हमें अलग अलग तरह के एरर्स जो कि हमें नहीं आ रहे थे, जैसे कि फ्रिक्वेंसी एरर, क्योंकि डीसी पे वर्क कर रहे हैं तो ज़ीरो होता है। हिस्टैरिसीस एरर को कम करने के लिए हमने एल्यूमिनियम फॉर्मर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे कि सिस्टम के अंदर हमारा टेम्परेचर एरर आता है पीएमसी मीटर में, मगर उसको दूर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो भी वाइंडिंग्स जो भी एल्यूमिनियम फॉर्मर पर हम लगा रहे हैं वो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जिस कारण के हो सकता है हमारी वैल्यू में वेरिएशंस आए। तो उसको ख़त्म करने के लिए आगे हम लोग बात करेंगे कि हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मीटर के सीरीज़ में लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे किस तरह हमारे सिस्टम के अंदर जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं जब हम पीएमसी मीटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू जो बनती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसका कि जो इफेक्ट है मतलब स्ट्रेंग मैग्नेटिक फील्ड का असर है, जिस कारण कि हमारे मीटर पे नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग जब इसकी पीएमसी मीटर की वर्किंग को पढ़ रहे थे तो कुछ और भी चीज़ें हमने लाइमलाइट में ली थी, जैसे कि हमने पीएमसी मीटर को हम सिर्फ अमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में एप्लीकेशन के रूप में लेते हैं। तो अमीटर के अंदर हमने कहा था कि हमारा जो लो सेंसिटिविटी होना चाहिए सिस्टम के अंदर, और हमने बात की जब वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया तो हाई सेंसिटिविटी होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कंक्लूड की थी प्रीवियस लेक्चर में। और इसका हमने ये भी कहा था कि जब हम उसको अमीटर को वो पीएमसी मीटर को एज ए अमीटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो डायमीटर है और उसका लेंथ है वो क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेनेवर वी यूज़ पीएमसी मीटर एज अमीटर तो उसका हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होना चाहिए, हमने कहा था लो होना चाहिए। अब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें लो रखना है तो L/A के फॉर्म में ले तो लेंथ इसकी जो होना चाहिए वो हमारा लो होना चाहिए, इट विल बी रिड्यूस होना चाहिए, और हमारा जो आर्मेचर इसको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स हम लोग बात कर रहे थे इन केस ऑफ अमीटर हमारा एक डायमीटर जो होगा हमारा वाइंडिंग का जो कि हम लगाएंगे हमारे एल्यूमिनियम फॉर्मर पे, उसका डायमीटर बड़ा होगा और उसके टर्म्स बहुत ही कम होंगे। वेयर हम लोग बात करते थे जब हम वोल्ट मीटर के रूप में पीएमसी मीटर इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा एल्यूमिनियम फॉर्मर है उसके ऊपर लगने वाली वाइंडिंग को जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो बढ़ आएंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर है उसका बहुत ही थिन हो जाएगा। और हमने बात करते हैं रेंज ऑफ एक्सटेंशन जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर के सीरीज़ में हम लोग लगाते हैं हमारी रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, जिसका कि रेजिस्टेंस हमारे मीटर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। वही हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग अमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पैरेलल में कुछ शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा रहेगी रिस्पेक्ट टू अमीटर। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि हम ये अमीटर का रेंज एक्सटेंशन क्यों कर रहे हैं, तो हम वो कह रहे थे कि हमारा जो करंट का जो पाथ है कंप्लीट होता है किसी भी एल्यूमिनियम फॉर्म में जाने वाले वाइंडिंग के अंदर तो हमारी हेयर स्प्रिंग से गुजरता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ओवर हीटिंग हो हमारे हेयर स्प्रिंग्स के अंदर। तो हम लोग जो करंट की जो लिमिट है वो 100 मिली एम्पेयर तक ही रखते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इसी दौरान हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर मीटर, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो कभी कभी पूछा जाता है कि डायनामीटर एक्ट एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। कभी कभी कहते हैं कि हमारा जो डायनामीटर या ईएमसी मीटर इंस्ट्रूमेंट है वो एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स कि हमारा जो डायनामीटर है या ईएमसी मीटर है उसको हम डीसी और एसी पे किसी पे भी इस्तेमाल करें हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। हम आगे बात करेंगे हमारे एमआई मीटर की, तो हम कहेंगे कि उसको हम आरएमएस वैल्यू वो देता है। इट मीन्स वो सिर्फ एसी पे, जब उसको एसी डीसी पे दोनों पे वर्क करता है, मगर जब उसको एसी वर्क कराएंगे तो वो आरएमएस वैल्यू देगा, और डीसी पे देंगे तब भी वो आरएमएस वैल्यू वर्क करेगा। मगर हम जो उसके डीसी पे वर्क कराएंगे तो उसको हमें रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को इन फॉर्म ऑफ एसी। मगर इस तरह का रिकैलिब्रेशन हमें डायनामीटर पे नहीं करना पड़ता। इसकी बात हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको समझाऊंगा, तो एक रिकैलिब्रेशन का पैटर्न कैसा होता है और क्यों हम उसको डायनामीटर को ऐसे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, हम डीसी सोर्स या एसी सोर्स कुछ भी लगा रहे हैं तो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर डायनामीटर, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डायनामीटर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर चलता है। बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है, ठीक है, बेसिकली दो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स पे बेस करता है, जिसमें एक कॉइल होती है वो मेरी फिक्स कॉइल होती है और दूसरी कॉइल मेरी मूविंग कॉइल होती है। यहाँ पर एक जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं आपके राइट हैंड साइड के ऊपर, जहाँ पर कि आप समझ लीजिए कि कॉइल है, एक कॉइल C1 है जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, C1/2 और C1/2, जो कि फिक्स रूप में रखी हुई है। और आपकी जो एक कॉइल है C2 कॉइल है, उसको आपने मूविंग कॉइल के रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसको पीएमसी मीटर से कभी आप लोग इसे एनालॉजी बनाना चाहें तो अब इसको इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जो नॉर्थ और साउथ पोल आपके जो परमानेंट रूप से यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो बाय यूजिंग सम वाइंडिंग। आप क्या कर सकते हो, कुछ वाइंडिंग लगा के आप क्या कर सकते हो, उसे ये मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल आपका जो पहले फिक्स था, अब इसे आप इंड्यूस कर रहे हो यूजिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स। तो यहाँ पर आपने एक कॉइल बना दी, इसको C1 में आपको बोल रहा हूँ, जो कि फिक्स रूप से आपकी रखी हुई है। वेयर आपकी जो मैंने आपको पहले पीएमसी मीटर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एल्यूमिनियम फॉर्मर में हम कुछ वाइंडिंग एलोकेट करते हैं। ये जो वाइंडिंग एलोकेशन है हमारी एल्यूमिनियम फॉर्मर पे, जो कि हम बोले थे मूविंग कॉइल, हम जिसको नाम दे रहे थे पीएमसी मीटर में, वो यहाँ पर हमारी C2 कॉइल है जो आप लोगों को दिख रही है। तो हम कहते हैं कि जिस तरह से पीएमसी मीटर के एनालॉजीज की बात करें कि जिस तरह से हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो फिक्स सप्लाई जा रही है और कुछ करंट मेरी कभी हमारे मूविंग कॉइल के अंदर जा रहा है यूजिंग सम सोर्स, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से करंट जो हमारा मूविंग कॉइल के अंदर है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रही है, उसे कारण एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिस कारण के मोशन करेगा। तो सेम प्रिंसिपल पे हमारा डायमीटर होता है, जहाँ पर हमारे दो कॉइल्स होती हैं, एक फिक्स होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। ओके, तो हमें आगे बात करेंगे जिस तरह हमने वोल्ट मीटर और मीटर का इस एप्लीकेशंस लिया था हमने पिछले वाले हमारे पीएमसी मीटर में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिस्टम के अंदर कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हम एसी और डीसी दोनों को मेज़र कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर हमारी जो दोनों कॉइल है, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल, दोनों में डिफरेंट तरह के सोर्सेज देके हम यहाँ पर इसको ऐसे पावर मेजरमेंट टूल के रूप में काम करा सकते हैं। और इसके बाद हम एक और चीज़ जो आपको यहाँ से एक चीज़ समझानी है मुझे आप लोगों को, कि मैंने आपको हर बार कहा है कि हम इसे एक वर्ड कहते हैं EMMC मीटर। ओके, हम लोग इसको बेसिकली डायनामीटर नाम से ही जानते हैं, मगर इसका वर्डिंग लेते हैं EMC मीटर। इसका मतलब होता है, EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, और MC का मतलब होता है मूविंग कॉइल। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जब आप लोगों को मैं आपको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल की जब बात करेंगे तो मैं आप लोगों को ये बात करूँगा मैं आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं हमारे MI मीटर के अंदर। ओके, MI मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाते हैं, और मूविंग कॉइल का जो कंसेप्ट है हमारे पीएमसी मीटर से आता है। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो EMC मीटर है, ये दोनों तरह की जो परफॉर्मेंस जो हमें नहीं मिल रही थी PMC और EMC में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन देता है, हमारा डायनामीटर टाइप देता है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से जो कि फिक्स रूप में आपके यहाँ पर रखी हुई है, जो कि आपको फिक्स रूप में रखी हुई है आपके पास में, और आपके पास में एक मूविंग कॉइल है जो कि रिप्रेजेंटेशन कर रही है आपका, या फिर रिप्रेजेंटेशन कर रही है पीएमसी मीटर का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एसी जो कि MI सिर्फ AC में काम करता है, तो पीएमसी मीटर सिर्फ DC में काम करता था। तो इन दोनों का दोनों की जो भी हर्डल्स थे, मतलब जो भी इसके डिसएडवांटेज थे या फिर जो भी इनके एडवांटेज थे, ठीक है, उन दोनों का मिक्सचर आपको कहाँ मिलता है, डायनामीटर में मिलता है आपको यहाँ पर आके। तो इस कारण हम डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम EMC मीटर्स भी कहते हैं।
इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं हमारे किसी भी ईएमसी मीटर के अंदर, तो हम लोग ये कहते हैं कि दिस स्टैंडर्ड्स आर प्रिसिशन रेजिस्टेंस एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। जब भी हम कैलिब्रेशन पर्पस की बात करते हैं तो हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कुछ प्रिसिशन रेजिस्टेंस और वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल से करते हैं। ऑब्वियसली इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कैलिब्रेट द एसी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली अगेंस्ट द फंडामेंटल स्टैंडर्ड। हम कभी बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी एसी इंस्ट्रूमेंट को किसी फंडामेंटल स्टैंडर्ड से कराना। तो एसी कैलिब्रेशन को जब भी इंस्ट्रूमेंट को हम परफॉर्म करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज फर्स्ट कैलिब्रेटेड डीसी। जो भी हम एसी का कैलिब्रेशन करेंगे, कभी आप एमआई मीटर में आप कैलिब्रेशन करना चाहोगे एसी टू डीसी, तो फर्स्ट हमें उसका उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन हमें डीसी में करना होगा एंड कैलिब्रेशन इज डन ट्रांसफर टू एसी इंस्ट्रूमेंट। और फिर उस डीसी को जो भी डीसी कैलिब्रेशन है उसको फिर एसी कैलिब्रेशन में करना पड़ेगा। मगर ये सब चीज़ों की आपको झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपके ईएमसी मीटर और इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर। क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली हमारे अमीटर और वोल्ट्स मीटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस कारण की हम बात करते हैं अधिकतर समय जो आपकी लेबोरेटरी में आपकी अमीटर और वोल्ट्स मीटर होते हैं, ठीक है, हम जो इस्तेमाल करते हैं लैब में वो हमारे ईएमसी मीटर्स होते हैं, क्योंकि हम उसको एसी डीसी दोनों में वर्क करा सकते हैं। अलग से हमें कुछ के अंदर कोई भी कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ चेक अ वीडियो ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन वर्किंग ऑफ ईएमसी मीटर। ना कंस्ट्रक्शन, हम जब कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं हमारे ईएमसी मीटर के ऊपर, तो सेम कंस्ट्रक्शन है लाइकवाइज ऑफ पीएमसी मीटर, जहाँ पर कि आपके इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जो चीज़ें दिखाई देती है, पहला तो आपका पिवोट है, यहाँ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ओके, ये पिवोट है। आपके पास दो हेयर स्प्रिंग्स हैं T1 और T2 के फॉर्म में, ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, ओके। इसके अलावा इस हेयर स्प्रिंग से जो कनेक्शन है आपका इस पर्टिकुलर आपका जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है इसकी मूविंग कॉइल के ऊपर लगा हुआ है, ओके। डिपेंड करता है कि जो कॉइल्स के टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है कि ये अमीटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है या फिर हम उसको वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करें तो उसके जो डायमीटर और जो टर्न्स है, जैसे पिछली बार बताया, उस पर डिपेंड करता है मूविंग कॉइल के टर्न्स के ऊपर, वाइंडिंग के ऊपर, कि किस तरह से एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसके बाद ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये तो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हेयर स्प्रिंग्स आ गए। इसके बाद हम जब डैम्पिंग की बात करते हैं, यहाँ पर डैम्पिंग के लिए हम लोग अलग से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं हमारे ईएमसी मीटर के अंदर, ठीक है। डैम्पिंग के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सिस्टम के अंदर, ओके। इसके अलावा हमारे पास इसके पहले हमारे जो पीएमसी मीटर परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं उसका हम रिप्लेसमेंट करते हैं हमारी फिक्स कॉइल से, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, n/2 के फॉर्म के अंदर। बाकी पूरी की पूरी चीज़ सेम है। जैसे कि एक जो पॉइंटर से हमारा एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ हमारा पॉइंटर है कि जिस तरह से हमारा पर्टिकुलर स्पिंडल हमारा टर्न होगा उसी एंगल से हमारा पर्टिकुलर पॉइंटर हमारा चेंज होगा। सेम कंस्ट्रक्शन है, बस हल्के फुल्के चेंजेस है कि हमारा हमने पीएमसी मीटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट को जो हमारे पास था उसका रिप्लेसमेंट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से कर दिया, ओके। नेसेसरी रूप से हम लोग बात करें कि इसके कंस्ट्रक्शन को और डिटेल्स के अंदर बात करें तो हमें कहते हैं द नेसेसरी फील्ड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स कॉइल एंड फिक्स कॉइल आर बाउंड विथ फाइन वायर ऑफ यूजिंग द वोल्ट मीटर। कभी हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो पतले तार और ज़्यादा टर्न्स की जरूरत पड़ेगी, और अमीटर के केस में हम लोग बोलते हैं कि हमें थिक वायर चाहिए होगा और हेवी वायर चाहिए होगा और फ्यू टर्न्स चाहिए होंगे हमें, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि सिरामिक इज यूजुअली यूज फॉर माउंटिंग सपोर्ट, और माउंटिंग के सपोर्ट के लिए हम लोग सिरामिक का इस्तेमाल करते हैं। वही मूविंग कॉइल के लिए हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर हमें मूविंग कॉइल इज बाउंड आइदर एज ए सेल्फ सस्टेनिंग कॉइल और ए नॉन मेटलिक फॉर्मर, तो हम एक नॉन मेटलिक फॉर्मर के ऊपर हम इस तरह की मूविंग कॉइल को लगा देते हैं, और इनके जो कोर होती है वो एयर कोर होती है बेसिकली। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, स्प्रिंग से होती है,
ओके। नेक्स्ट थिंग, हम इसके आगे वाले सिस्टम की बात करें मूविंग सिस्टम के अंदर, तो मूविंग कॉइल जो होती है इसकी, ये एल्यूमिनियम स्पेंडल होता है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे काउंटर वेट्स और पॉइंटर, जो कि मैंने आपको आगे बताया, ताकि हाई एक्यूरेसी सिस्टम में बनी रहे। एक वो चीज़ जो मेन बात यहाँ से करनी है, इसके पहले हम लोग जब बात कर रहे थे हमारे पीएमसी मीटर के अंदर, तो पीएमसी मीटर मैंने कहा था कि इट हैव हाई टॉर्क टू वेट रेशो। हमने कहा था इट हैव हाई टॉर्क टू वेट रेशो। इसका मतलब ये था कि जो टॉर्क प्रोडक्शन है पीएमसी मीटर में विथ रिस्पेक्ट टू इस वेट्स इज वेरी वेरी हाई। इट्स मीन्स हमें बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर, नॉर्थ से साउथ पोल पे जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि हम जो टॉर्क का फॉर्मूला लेते हैं T = BIL, ठीक है, BIAN ये लेते हैं, तो हम बोलते हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर हम बात करें जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन रही है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है हमारे किस केस में, पीएमसी मीटर में। जो इसका जो टॉर्क प्रोडक्शन होता है इस कारण कहाँ पर, पीएमसी मीटर में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वेयर हम लोग पीएमसी मीटर की वेट के अंदर बात करें, क्योंकि इसके जो वेट होता है, वेट के अंदर हमारे सिर्फ वेट किसका होगा, तो आपके मूविंग कॉइल का होगा, जो कि हमारे एल्यूमिनियम फॉर्मर पे लगी हुई है, तो उसका वेट कम होता है, जिस कारण हम लोग बात करते हैं पीएमसी मीटर इट हैव हाई टॉर्क टू वेट रेशो। बट हम जब ईएमसी मीटर में आगे आप लोगों को बात करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो बनती है यूजिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, और उसका मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है रिस्पेक्ट टू हमारे परमानेंट मैग्नेट के, जिस कारण हम बोलते हैं कि ईएमसी मीटर में लो टॉर्क टू वेट रेशो होता है। और इस लो टॉर्क टू वेट रेशो के कारण हम लोग बोलते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी भी इतनी बेटर नहीं होती हमारी ईएमसी मीटर की। तो कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा जब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो। इसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ डंपिंग वगैरह मैंने बताया कि एयर फ्रिक्शन डंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग इसी हमारे ईएमसी मीटर को आगे बढ़ के हम लोग इसको एनर्जी का मेजरमेंट के टूल के रूप में काम करेंगे, तो यही जो एयर फ्रिक्शन डंपिंग का इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा एडी करंट डंपिंग से। ओके, ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि हमें फिक्स हो, मगर हाँ इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि इस पुराने वाले सिस्टम में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती थी पीएमसी मीटर में, क्योंकि हमारे बहुत ही स्ट्रांग होता था हमारा परमानेंट मैग्नेट। मगर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें शील्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारा जो आने वाली स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर हमें हमारे मूविंग कॉइल पे ना पड़े। अब इसको जो बार बार चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कैसा असर पड़ेगा, उसको समझने वाली चीज़ ऐसी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी यहाँ जा रहा है, ओके, और मेरा करंट का जो डायरेक्शन है कुछ 90 डिग्री है, जिस कारण के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर 90 इसके इन दोनों के 90 डिग्री के ऊपर एक फोर्स बन रहा है, जिस कारण के ये मोशन दे रहा है। ठीक है, हमें बात कर रहे थे कभी ये मेरा मोशन है तो ये समझ लीजिए कि एक तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक तरफ करंट जा रही है, जिस कारण मेरा फोर्स बन रहा था इस वाले सिस्टम के अंदर। अब ये समझिए इस सिस्टम के अंदर ये तो मेरा पीएमसी मीटर में हो रहा था। अब ये समझिए ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी सिस्टम के अंदर, ये वाली जो ओरिजिनल आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी थी, अब इसी के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आए जो ऊपर से आपकी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आ रही थी इस डायरेक्शन में, इसको हम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं यहाँ पर हम लोग, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड और मेन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा बनेगा इस सिस्टम का, इट इज़ योर मेन मैग्नेटिक फील्ड और ये तुम्हारी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी जो नीचे की तरफ जा रही थी तुम्हारी। तो इन दोनों के कारण क्या होगा, अब इसका जो डाइवर्जन है मैग्नेटिक फील्ड का वो शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड सीधे जा रही थी अभी कुछ ऐसा रोटेशन दे देगी आपका। ये मोटा ही समझ लीजिए कि आपका एल्यूमिनियम फार्मर है, इस एल्यूमिनियम फार्मर के अंदर ये मेरा एल्यूमिनियम फार्मर का जो मेरा मोशन इस तरफ था, तो अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड पहले सीधे जा रही थी, करंट का डायरेक्शन नीचे था इस सिस्टम में, जिस कारण कि ये कुछ ऐसा रोटेट करना स्टार्ट कर रहा था। अब हमें कहना चाह रहे हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो सीधे जा रहा था अब ऐसा टर्न अराउंड हो चुका है। अब मेरी जो करंट का डायरेक्शन है, अब मेरी करंट का डायरेक्शन क्या है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब करंट का डायरेक्शन मेरा नीचे है, जिस कारण कि अब मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है, अब देखिए कहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट के अंदर हम 90 डिग्री के ऊपर करंट के एक पार्टीशन ले, इसी के ऊपर ये मेरा ओरिजिनल करंट की वैल्यू थी आई।
अब इस पर्टिकुलर जो मेरी मैग्नेटिक का रिजल्टेंट मेरे पास फोर्स आया है यहाँ पर, इस रिजल्टेंट के ऊपर मैं 90 डिग्री की वैल्यू मांगूँ, मतलब यहाँ पर मैं पूछूँ कि यहाँ पर मेरा कितना करंट की वैल्यू होगी ओरिजिनली जो मेरे पास आने वाली है। आई तो ओरिजिनली मेरा इसके ऊपर 90 डिग्री ऊपर जा रहा था। अब इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल की बात करूँ तो कुछ आई कॉस थीटा या आई साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर, और इसी के बेसिस के ऊपर फिर मेरा कुछ एंगल आएगा 90 डिग्री पे मेरा फोर्स का। तो हमें कहते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका कारण जो करंट की जो डायरेक्शन है, जो मेरा ओरिजिनल करंट से लेट अस उनकी 4 एम्पेयर मिला था, 4 एम्पेयर करंट मिलते हुए मेरी जो करंट की वैल्यू वो 3.8 मिल रही मुझे, क्योंकि कुछ जो कॉस थीटा का एंगल है जो मेरा सडन कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज हुआ, उस कारण मेरा जो फोर्स है लेट अस के लिए फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड मिल रहा था 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चेंजेस आए जिस कारण की फर्दर मेरी करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज आए। नाउ इट कैन बी मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन मीटर। इट मीन्स कि आपका जो एंगल है, जिस एंगल या जिस फोर्स से मेरा पॉइंटर घूमना था वो पॉइंटर का फोर्स कम हो चुका है, जिस कारण हम ये कहते हैं कि जो टॉर्क जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ज़्यादा असर दिखाती है हमारे सिस्टम के अंदर आपके वेरिएशन ऑफ मेजरमेंट के अंदर। EMC मीटर की वर्किंग की बात करें, इट इज सेम एज वर्किंग ऑफ यूर पर्टिकुलरली यूर PMC मीटर, जहाँ पर ये आप इसकी पहले कनेक्शंस डायग्राम देखें। लेट अस समझिए कि ये टर्मिनल है जहाँ पर कि एक सर्किट है, इस सर्किट वापस मैं आपको मैं लेके चलता हूँ। एक करंट यहाँ पर ये है, एक वोल्टेज सोर्स है, ओके 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर 1 एम्पेयर का करंट है। तो यहाँ से मुझे देखना है कि ये एक अमीटर के रूप में काम कर रहा है मीटर, जिसको मैंने इसके सीरीज़ में लगाया है। तो देखिए इसको सीरीज़ कनेक्शन कैसा होगा, इसकी जो वन ऑफ द कॉइल है वो मेरी फिक्स कॉइल 1 में जाएगी, ओके ये कनेक्शन पूरा होगा। फिर मेरा जो कनेक्शन है इसके इस मूविंग पार्ट में जाएगा, यहाँ से चलेगा, फिर फिक्स कॉइल 2 में जाएगा और फिर इसका कनेक्शन यहाँ चल जाएगा। अब इसे करंट के डायरेक्शन से कैसा होगा, तो अब करंट की डायरेक्शन से इसका वर्किंग समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पर ये कनेक्शन डायग्राम तो समझ में आ गया। अब इसे कनेक्शन देखिएगा, कभी यहाँ पर ऊपर करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ मेरा करंट मोशन कर रहा है, तो ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर और ये मेरा ये ऊपर, वापस मेरा करंट यहाँ पर गया सिस्टम के अंदर, ओके तो ये पहले घूमा, फिर ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, फिर ये घूम के फिर यहाँ करंट का डायरेक्शन, फिर ये नीचे ये नीचे ये नीचे ये नीचे एंड देन ये इस तरह जाएगा, चलो ये ऊपर जाएगा, सॉरी ऊपर करंट का डायरेक्शन होगा, ओके तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आइदर इसको तुम राइट हैंड थंब रूल को लगाते हो करंट और मैग्नेटिक फील्ड से, तो आइदर तुम इसको करंट लेते हो, इसको मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, तो अब इसको भी करंट की डायरेक्ट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के अंदर है, तो आइदर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो, इसको करंट मान सकते हो। तो इसके करंट की डायरेक्शन से राइट हैंड थंब रूल से लो, तो कभी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा ये डायरेक्शन लगेगी यहाँ पर हमारी, ओके ये मेरा यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया और ये मेरा साउथ पोल हो गया इस रिगार्डिंग के अंदर मेरा, ठीक है। सेम यहाँ पर इस कंसेप्ट के अंदर बात करें, मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो अभी मैंने आपको बता रहा था मैं आपको, करंट का डायरेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर मेरा, अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग मेरा करंट का डायरेक्शन ऊपर जाना चाहिए था, ये भी ऊपर जाना चाहिए था, ये भी ऊपर जाना चाहिए था और ये भी ऊपर जाना था। राइट हैंड थंब रूल हम लोग इस्तेमाल करें, करंट का डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ है, सॉरी हाँ मेरा करंट का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड वापस इस तरफ जाएगी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है मेरी नॉर्थ से साउथ पोल, वापस इसके हिसाब से बात करें। अब यहाँ करंट की डायरेक्शन जो है, जब मेरी करंट की डायरेक्शन इसके ऊपर पड़ रही है तो ध्यान दीजिएगा मेरी करंट की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है, तो अब यहाँ पर ये फोर्स लें, हम राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं, जब भी हम मोशन की बात करते हैं हमें फोर्स चाहिए होता है। मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन मेरा इस तरफ है, तो मेरे अंदर की तरफ या फिर मेरा इस साइड मेरा रोटेशन किस तरफ होगा, मेरी साइड में रोटेशन होगा सिस्टम का, ओके कभी मेरा करंट का डायरेक्शन इस तरफ होता है, इट मीन्स मेरी मैग्नेटिक फील्ड ये जाती, तो हम ये लेते हैं ऐसा, करंट का डायरेक्शन कभी ऊपर होता तो
ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, कभी करंट की डायरेक्शन ऊपर होती है तो मेरा फोर्स कैसा रहता, ऐसा रोटेट करता और मेरे स्पिंडल को भी रोटेट करता। अभी इधर का डायरेक्शन में फोर्स किस तरफ लगा रहा है, इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब एक और केस लें, मतलब ये डायरेक्शन इस तरफ का करंट का डायरेक्शन इट मीन मान सकते हैं कि कभी करंट का डायरेक्शन ऊपर इट मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी डायरेक्शन मैंने आपको नीचे की तरफ बताया। अब मैं करंट का डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज को आप लोग। आप करंट का डायरेक्शन नेगेटिव, अब मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ, नीचे तरफ कर रहा हूँ, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे। तो यहाँ से जाने वाला करंट मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चला ये नीचे की डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई करंट की, ये गया करंट यहाँ से चला, ठीक है ना। क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन मेरी अपोजिट हो गई है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आप लोग अब देखोगे इट विल बी लाइक दिस। ना व्हाट शुड बी द करंट डायरेक्शन, अब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जाएगा, इसके पहले के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगा मेरा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का डायरेक्शन ऊपर, यहाँ पर एक करंट का डायरेक्शन ऊपर हो गया मेरा। तो अब मेरा फोर्स वापस किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया मेरा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स मेरा इस तरफ मोशन कर रहा है मेरा। तो ये वापस मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इट मीन्स कि जब मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरफ चला रहा हूँ तो ईएमसी मीटर का जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, यूनि डायरेक्शन है। चाहे तुम करंट के डायरेक्शन तुम चेंज कर दो, अल्टरनेटिवली कर दो, मगर आपका जो फोर्स है वो उसके डायरेक्शन क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। फोर्स विल बी यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, ये ध्यान देना, फोर्स विल बी यूनि डायरेक्शन। इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि आपका इसके अंदर कोई सा भी एसी लगा लो या डीसी लगा लो, फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। कभी इसको सिर्फ पॉजिटिव हाफ में आप काम कराते हो, इट मीन्स कि आप सिर्फ इसके अंदर आपकी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर पल्सेटिंग डीसी देते हो, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका वेव फॉर्म में आपको दिखाई देगा हर समय आपको, ठीक है। आपका कभी इसको नेगेटिव हाफ के अंदर पल्सेटिंग डीसी देते हो तो आपको तब भी एक ही डायरेक्शन में देगा, क्योंकि आपका करंट का डायरेक्शन जब इसके अंदर चेंज होगा, आपके फिक्स कॉइल में जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपके मूविंग कॉइल के अंदर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि कब जब दोनों के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेन चीज़। नाउ तो इस तरह से हम डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे कि डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मूविंग कॉइल के अंदर थिन वायर का इस्तेमाल होता है, जब हम इसको एज ए वोल्ट मीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब इसको अमीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका वायर थिक हो जाता है, और ये बेस्ट सूट है हमारे पावर मेजरमेंट के लिए। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस में भी समझा रहा था कि भाई वी कैन यूज दिस मीटर एज ए वॉट मीटर यूज, तो हम इसको आगे समझेंगे इसको, इस चीज़ों को। तो सबसे पहले एक टॉर्क इक्वेशन लेते हैं, जिसे हम टॉर्क इक्वेशन हमने पीएमसी मीटर बुलाएंगे, मगर इसका टॉर्क का इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडक्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि पहले वाला जो पीएमसी मीटर से वहाँ डीसी की बात कर रहे थे। जहाँ पर हम जब एसी की बात करते हैं तो यहाँ पर एल का भी यूज आता है। मैंने आपको जैसे इसके प्रीवियस से बताया है, आर जो होती है एसी डीसी दोनों में काम आ सकता है हमारा, ठीक है, दोनों में वर्क करता है रेजिस्टेंस। मगर जब इंडक्टर और कैपेसिटर की बात आती है, दे कैन ओनली वर्क इन प्रॉपरली, जो वर्क करते हैं वो सिर्फ एसी में वर्क काम करते हैं, हम लोग इसका वर्क करने की बात करते हैं। तो हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की कई बात नहीं करते हमारे एसी के अंदर, डीसी के अंदर तो हम एलओसी को कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, जिस कारण कि अब जैसे एसी की बात होने लगी इस मीटर में, तो हम बात करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर हमने मूविंग कॉइल बनाई है उसका अपना कुछ इंडक्टेंस है, जिसका रिप्रेजेंटेशन L1 और L2 के फॉर्मूले, इट मीन फिक्स कॉइल 1 का इंडक्टेंस L1 है, फिक्स कॉइल 2 का इंडक्टेंस L2 है, और दोनों के पीछे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M का है। अभी हम मान के चले कि दोनों एक डिफरेंट पाथ के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं इस सिस्टम में, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, I1 इज द इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन फिक्स कॉइल एंड I2 इज करंट इन द मूविंग कॉइल। हमें मान के चल रहे हैं कि L1 जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हमारी फिक्स कॉइल का, ओके, और मेरा जो L2 है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है मेरी मूविंग कॉइल का।
अब ये जो चीज़ है, अब इसको समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकली मुझे आपको डायनामीटर के जो ऐसे वाट मीटर एप्लीकेशन है उसको मुझे आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इसको अब ऐसे समझिए कि आपका जो मैंने आप लोगों को डायनामीटर बताया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि कुछ कॉइल का कनेक्शन मेरे इसके ऊपर लगा हुआ है, ओके, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन लगा हुआ है मेरे किसके ऊपर, मूविंग कॉइल के ऊपर। और मेरा एक और कनेक्शन जो आपका लगा हुआ है वो मेरा लगा हुआ है मेरी फिक्स कॉइल के ऊपर। वो किस तरह से लगा हुआ है, अभी जैसा लगा हुआ था वैसे ही लगा हुआ है। यहाँ पर यहाँ से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। इट मीन्स आप लोग इसको ऐसे देख सकते हो, जो आपकी फिक्स कॉइल 1 है F1 और F2, ठीक है। आप इस रिप्रेजेंटेशन को आप इस तरह से देख सकते हो कि आपकी जो फिक्स कॉइल है, आपको ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर कभी हम लोग इसे पावर के मेजरमेंट के रूप में काम करें इस EMC मीटर को, तो हमें कहते हैं कि हमारी जो ये आपकी जो मूविंग कॉइल, हमें जिस कॉइल को आपको सीरीज में रखना है, हमें दो करंट, हमें सोच लीजिए इसका मुझे पावर का मेजरमेंट करना है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आपका करंट होता है सिस्टम के अंदर। वोल्टेज इसमें से एक मुझे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा जो इसके पैरेलल में होगा, और एक करंट की वैल्यू लगानी पड़ेगी जो इसकी सीरीज में होगी, ओके। आगे हम लोग दोनों पैटर्न्स की बात करेंगे, कैसे अलग अलग पैटर्न्स के अंदर हम वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ वोल्टेज सोर्स लगा के हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर के लिए एक अलग से मुझे PMC मीटर और अमीटर के अलग से एक कॉइल चाहिए, तो इसके बदले हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी जो फिक्स कॉइल है, ठीक है, इस फिक्स कॉइल को हम लोग हमारे सीरीज में कर दें, ठीक है, मतलब एज ए अमीटर के रूप में काम करवा दें, ओके। और जो आपके पास में मूविंग कॉइल है इसके ऊपर हम वोल्टेज चेक करवा दें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वोल्टेज और करंट के कॉम्बिनेशन से हम पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों के साइड के ऊपर हम लोग मान के चलें फिक्स कॉइल के रूप में कि ये कुछ हमारा जो फिक्स कॉइल है वो एज ए अमीटर को मेजरमेंट कर रहा है और ये वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहा है। तो ये दोनों की कैलकुलेशन से पावर आ सकती है। टिप्स हमने दोनों को क्या दिया है, इंडिविजुअल कुछ सोर्स दिया है ताकि कुछ हम पावर का कैलकुलेशन कर सके। तो हम लोग हमने यहाँ पर इंडिविजुअली पहले हमने ये केस चल के रखा है कि हमने पावर का मेजरमेंट कर रहा है। कभी सिर्फ और सिर्फ ये EMC मीटर एज ए वोल्टेज या करंट का ही मेजरमेंट कर रहा होता तो कैसा कनेक्शन होता, तो उसको भी चेक करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों की ये भी चीज़ें दूर हो जाए। तो कभी इसको मैं करंट एज ए अमीटर के रूप में काम करा रहा होता, तो ये जो ये कॉइल है ये अटैच होती, ये कॉइल आपस में कनेक्ट होती, ये आपस में ये कॉइल इससे शॉर्ट सर्किट होती और ये कॉइल आपस में जाके इससे शॉर्ट सर्किट हो जाती इन केस ऑफ योर अमीटर, ठीक है। यहाँ से इसका कनेक्शन आया, इस कनेक्शन से ये कॉइल का कनेक्शन पूरा दे दिया, ओके। सॉरी यहाँ से रेजिस्टेंस आया, यहाँ कनेक्शन दिया, यहाँ से कुछ ये कनेक्शन आया और यहाँ से ये कनेक्शन आया, ये एज ए करंट सोर्स के रूप में काम करने चले गए। और एज ए वोल्ट मीटर के रूप में काम करते तो भी सेम कनेक्शन आता है हमारा, ठीक है। तो एज ए जब हम इसको वोल्ट मीटर मीटर करेंगे तो ये कुछ कनेक्शंस आपके इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो अभी मान के चले कि दोनों कोयल आपस में इंडिविजुअल है, दोनों की इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस अलग है और इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में कुछ है ना। तो हम बोल के चल रहे हैं कि कभी इसके अंदर कुछ करंट I1 फ्लो हो रहा है मेरी फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर, तो इसका फ्लक्स लिंकेज की बात करें। जब भी हम फ्लक्स लिंकेज की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, ठीक है, फ्लक्स अपॉन एरिया की बात करते हैं। जब भी हम फ्लक्स लिंकेज की बात करते हैं तो हम फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं सिस्टम के अंदर कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है इस पर्टिकुलर कॉइल L1 या कॉइल L2 के रूप में। तो हम बोल रहे हैं कॉइल फर्स्ट कॉइल के ऊपर मेरा लिंकेज हो रहा है, इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग इसको बोल सकते हैं Li इज इक्वल टू N फाई, ओके,
तो हम बोलते हैं एल आई इज इक्वल टू एन फाइव, ओके, या फिर हम कह सकते हैं इज इक्वल टू एन फाइव, सॉरी ध्यान रखिएगा ये एम जो आपका रिप्रेजेंट जो ऊपर लिखा था थोड़ा गलत लिखा था, ये होता है फ्लक्स लिंकेज, सॉरी एक्चुअल रूप से एन मल्टीप्लाई एन इज नंबर ऑफ टर्न्स और फाइव इज फ्लक्स। तो ये जो साई दिख रहा है आपको, साई रिप्रेजेंटेशन फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमें बात करना चाह रहे हैं कि आपका ये यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज कितना है, तो बोल रहे हैं एल आई मल्टीप्लाई मतलब नंबर इंडक्टेंस L1 का, वो इसमें फ्लो होने वाला करंट I, तो कभी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी इसमें ऐड करें M मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी का करंट, तो सेकेंडरी दोनों के फ्लक्स लिंकेज को आपने ऐड किया, टोटल आपने करंट की वैल्यू को नोट, टोटल एनर्जी को नोट करना चाह रहे हैं, तो आपका जो पावर टोटल जो जनरेट हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं dt से, टाइम से मल्टीप्लाई करें, तो टोटल हमें मालूम पड़ सकता है सिस्टम का कितना आपका एनर्जी है। तो ये आपके एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पर आ गया, I1 L1 DIT I स्क्वायर DLT, ये आपका एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल ये इनपुट है जो कि हम लोग हमारे सोर्स से दे रहे हैं। अब हमने बताया कि कभी इतना इनपुट हम एनर्जी का दे रहे हैं हमारे सोर्स से, तो कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर जो I स्क्वायर बाय DL बाय DT, I स्क्वायर बाय DL बाय DT, ठीक है, आपको ये जो दिख रहे हैं ये फॉर्मेशन हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे सिर्फ कहाँ स्टोर हुए हैं, हाफ I स्क्वायर बाय L1 हाफ स्क्वायर बाय L2 और I1 I2 का M, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि जितना हमने इनपुट दिया और जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करी, उसके बाद का जो मेरे पास में जितना भी एनर्जी बची, इट मीन्स हमें कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर आपका जो एनर्जी कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है कि हमारी जो भी एनर्जी वो किसी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि हमने कुछ इनपुट एनर्जी दी जो कि इस फॉर्म में आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अब ये इनपुट एनर्जी हो सकता है किसी फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी। अब इसके बाद में जो भी एनर्जी बचेगी वो इसलिए इस्तेमाल में आएगी ताकि हमारा जो EMC मीटर है, डायनामोमीटर है, वो हमारे किसी भी हमारे एल्यूमिनियम फॉर्मर को रोटेट या फिर टर्न अराउंड करने में काम आए। तो हम लोग बची हुई एनर्जी को बात करें तो हमारी जो बची हुई एनर्जी होगी उसका ये रिप्रेजेंटेशन है आपके पास में। तो बाय कन्वर्जेशन ऑफ प्रिंसिपल्स के रूल्स के हिसाब से चलें तो हमारा टोटल एनर्जी इनपुट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड प्लस मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे पास में जो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ I स्क्वायर DL प्लस हाफ DL स्क्वायर DT। कि हम लोग बात करके चले कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और L2 के अंदर वो कांस्टेंट है, ठीक है, L1 और L2 की वैल्यू कांस्टेंट है, इट मीन्स आपस में दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू L है, ठीक है। और जो स्मॉल चेंज है DL के, ठीक है, वो हम दोनों साइड के ऊपर जीरो करके चलें तो टोटल जो डिफ्लेक्शन हमें इस सिस्टम में दिखाई देगा वो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज I1 मल्टीप्लाई बाय I2 इट इज इक्वल टू DM बाय d थीटा, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक डेंसिटी डिवाइड बाय d थीटा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक आगे जब हम लोग पावर की बात करेंगे, जब हम ऐसे वाट मीटर को इस्तेमाल करें तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये जो करंट I1 है ये यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है ताकि ये हमें अमीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकें, और जो ये I2 है वो इसलिए रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि हम इसको वाट मीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो क्योंकि जो V इंटू A हमारा मतलब पावर का रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें कहते हैं कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है इससे हम लोग पावर का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इसी कारण एक और चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो कभी हम बात करके चले कि इसको हम इस PMC मीटर को सिर्फ और सिर्फ हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करें तो हमारे फिक्स कॉइल और हमारी जो मूविंग कॉइल है वो सीरीज में हो जाएगी। इट मीन्स मेरा जो I1 है वो I2 इक्वल टू सिंगल करंट के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें कहते हैं ये हो जाएगा किसके, I स्क्वायर के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएंगे, I स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हम कहते हैं कि कभी DM बाय थीटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमें कहते हैं कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है किस सिस्टम में वो प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर से, और क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल है सिस्टम के अंदर, TC आपस किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों इक्वेशन को ध्यान दें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम में एंगल का चेंज है वो प्रोपोर्शनल होता है मेरे स्क्वायर ऑफ चेंज के। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी चेंज हो किसके प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर ऑफ चेंज के प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है। कुछ और चीज़ों की बात करें एरर्स के बारे में, तो हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी एरर की, क्योंकि AC DC दोनों में वर्क करता है। तो आगे हम लोग, मैं आपको एक अलग से ट्यूटोरियल में समझाऊंगा मैं आपको कि हमारा इंडक्टेंस का जो इफेक्ट है
वो कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम के अंदर, जब हम एसी की डीसी की बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी एरर पूरा खत्म हो जाता है। जब हम इसको एसी में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एरर आता है, मगर जो उसका एरर होगा फ्रिक्वेंसी एरर मेरे एमआई मीटर से कम होगा। दूसरी चीज़ एडी करंट एरर की, तो यस हमारे सिस्टम में एडी करंट एरर आता है, मगर सिर्फ वो एल्यूमिनियम फॉर्म में आता है जब हम उसको एसी में वर्क कराते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यस वो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको मैंने आगे आपको समझाया। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर चेंज, यस टेम्परेचर चेंज का असर भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी जो मूविंग कॉइल है और अब मेरी फिक्स कॉइल के अंदर भी वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो जैसे सिस्टम में टेम्परेचर चेंज होगा, तो क्योंकि मूविंग कॉइल और वाइंडिंग्स मेरी कॉपर की बनी हुई है, तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, इट मीन उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप में चेंज आएगा। इट मीन्स जो ओवरऑल हमारी जो मेजरमेंट के अंदर वैल्यू है वो भी चेंज आएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now, talking about the advantage and disadvantage of DC EMC मीटर, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि दोनों में काम कर सकता है, डीसी और एसी के अंदर। इसके अंदर हमारी हिस्टैरिसीस और एडी करंट एरर इतनी ज़्यादा नहीं आती है सिस्टम के अंदर। एक्यूरेसी गुड होती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम उसको एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, जब भी मैं एक हो सकता है मैं आप लोगों से एमसीक्यू पूछूँ तो ध्यान रखिएगा कि हम ईएमसी मीटर को एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज इन हम किसी भी सिस्टम को अभी डीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इसको किसी डीसी सोर्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और डायरेक्टली इसी सिस्टम को आप एसी में इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट कैलिब्रेशन, ठीक है। अगली चीज़, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो एंगल है, इसका जो स्केल है वो आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो इसकी स्केल कभी यूनिफॉर्म नहीं होती, इसकी स्केल ऐसे में नॉन यूनिफॉर्म होती है। सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेज का मैंने बताया कि इसका जो वेट टॉर्क होता है, क्योंकि बहुत लूज होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड देने हैं, तो इसका टॉर्क वैसे रेट से स्मॉल होता है, जिसका की सेंसिटिविटी लो होती है रिस्पेक्ट टू पीएमसी मीटर। और ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से। सो जैसे मैंने बताया कि हमारे मीटर और वोल्ट मीटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना। तो ये पर्टिकुलर तरीका है जिसका हम लोग आगे पावर मेजरमेंट के टूल में बात करेंगे, किस तरह हमारे करंट कॉइल को फिक्स कॉइल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और जो मेरी मूविंग कॉइल है वहाँ पर हम वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, ओके। और कुछ इस तरह से डायनामीटर को एज ए पावर मेजरमेंट टूल के रूप में कहाँ इस्तेमाल करेंगे सिस्टम के अंदर। सो टिल दैट कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछिए, कॉल मी व्हाट्सएप में, ओके। टिल नाउ थैंक यू एवरीवन।